Hello everyone, welcome back to my channel Study of A. I am Shruti and I'm back with another video. So in this video we are going to talk about chapter 2 of history, which nationalism in India. 2 के बारे में बात करने से पहले मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली है, वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के बारे में है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी और इवन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले फ्रांस में आया एंड देन धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। बट 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, ये जो 2 सेंचुरीज़ थी, कुछ कंट्रीज़ में 18th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और वो स्प्रेड होने लग गया, तो कुछ में 19th सेंचुरी में वो स्प्रेड हुआ। तो उनका जो स्ट्रगल था वो चल रहा था, इंडिया में भी वो चल रहा था, लेकिन जो उसको एकदम फोर्स मिला, उसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, वो थी 20th सेंचुरी में अराउंड 1900 के बाद। और जो मेन रीज़न था नेशनलिज्म इमर्ज होने का इंडिया में, वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो क्या था ना कि ये जो सेंचुरी थी उसमें जो यूरोपियन कॉलोनीज़ थी वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया में, और उनका जो डोमिनेंस था वो बढ़ता जा रहा था। इंडिया में जो लोग रहते थे वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और उनके ऊपर अपना जो कल्चर था वो लोग थोपते थे। और ये हम सबको पता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे जो इंडियंस थे उनको टॉर्चर किया है। तो इन्हीं कॉलोनीज़ को हटाने के लिए जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी बोलते हैं, तो ये स्ट्रगल के साथ साथ ही लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग समझ में आई और इसी के साथ जो लोग थे वो यूनाइट होना स्टार्ट हो गए। जो नेशनल कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंडर, उन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप्स थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के और अलग अलग माइंडसेट के, उन्हें साथ में लाने का काम किया ताकि वो जो कॉलोनीज़ हैं उन्हें डिमोलिश कर सके, इंडिया से भगा सके। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी कि ये सब कैसे हुआ, इसमें कौन से मूवमेंट्स हुए कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कॉलोनीज़ को इंडिया से निकालने के लिए। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी 3 subtopics, which are the idea of satyagraha, second one the Rowlatt Act, and the third one why non-cooperation. ओके, सो हम लोग टॉपिक देखते हैं। 1919 के बाद यानी 1914 टू 1918, ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम था, इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हार्डशिप देखनी पड़ी। उसका रीज़न ये था कि जब वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर 1, तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर था वो वॉर के ऊपर हुआ। उसके जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हुए, देन सोल्जर्स को पे करना एंड और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं अगर वॉर होता है तो जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी इंडिया की। अगेन कुछ जो साल थे उसमें जो फार्मर्स थे उनकी फसलें अच्छी नहीं हुई, तो ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड जो था वो क्रिएट हो गया। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी लोगों को देखनी पड़ रही थी। और ये जो सब खर्चा हुआ वॉर के अंदर, तो इन सब खर्चे को भरने के लिए जो गवर्नमेंट थी वहाँ उस टाइम, जो गवर्नमेंट थी वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कॉलोनीज़, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस जो कॉमन पीपल भरते थे, उन्होंने वो इंक्रीज़ कर दिए। और एक साइड पे फार्म में जो फसल थी वो अच्छी नहीं हो रही थी, तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे, जो कॉमन लोग थे, तो वो कैसे टैक्सेस पे करते। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप का टाइम देखा। इवन बहुत ज़्यादा कुछ पैंडमिक्स वगैरह भी हुए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए उस टाइम पे। ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा सेंसस है 1921 के कि 12 to 13 मिलियन जो लोग थे वो अपनी जान गंवा चुके थे ड्यू टू फेमाइंस एंड एपिडेमिक। तो ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप का टाइम था। लोगों को लग रहा था कि वॉर के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी सारी जो भी तकलीफ़ें या मुश्किलें उनके ऊपर आ रही हैं, बट ऐसा नहीं था। वॉर के बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बदलती रहीं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ी। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह हम सबको पता है, हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि ये जो आइडिया था सत्याग्रह का वो कैसे आया। ओके, सो महात्मा गांधी जो थे
तो वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में इन जनवरी 1915। हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो रेसिस्ट एक कॉन्सेप्ट था उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से डील किया था, और वो भी बिल्कुल नॉन वायलेंस के साथ। उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उन्हें यूनाइट किया एंड देन उन्होंने वो सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह का मीनिंग क्या है कि अगर हम इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी एग्रेसिव वे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं और हम अगर रॉन्ग चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो हमें एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही नॉन वायलेंस के साथ हमारी लड़ाई जीत सकते हैं। तो उनका ये भी मानना था कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो जब हम उसके लिए लड़ रहे हैं तो सामने वाला जो है उसने खुद से जो ट्रुथ है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि वो हम उसके ऊपर फोर्स करें उसे कि हाँ यही सच्चाई है, आप उसे एक्सेप्ट करो, राइट। तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सत्याग्रह के मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लेसेस पे इंडिया में। 1917 में उन्होंने चंपारण जो बिहार में आता है वहाँ के पीजेंट्स के साथ स्ट्रगल स्टार्ट किया। देन 1917 में ही उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, जो अपने क्रॉप फेलियर से अफेक्टेड थे। वहाँ पे जो प्लेग एपिडेमिक था वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्हें जो रेवेन्यू देना था या जो टैक्स देना था वो नहीं दे पा रहे थे। तो उनका जो डिमांड था वो था कि उस ईयर के लिए जो रेवेन्यू है वो माफ़ कर दिया जाए। देन ये जो दो सत्याग्रह मूवमेंट जो थे 1917 के बाद, उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अहमदाबाद में एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि वो जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे उन्हें हेल्प कर सके। ये जो इतना सब कुछ हुआ, 2-3 सत्याग्रह के मूवमेंट्स, तो ये बेसिक जो आइडिया था सत्याग्रह का वो महात्मा गांधी जी का था। तो उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक आता है वो है द रॉलेट एक्ट। ओके, सो जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था? बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी था इस एक्ट के लिए, लेकिन फिर भी ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, बहुत ज़्यादा उन्हें पावर्स दी गई थी कि वो लोगों को टॉर्चर कर सके। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दी गई थी। उन्होंने कहा गया था कि कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो बिना ट्रायल के, ऐसा रूल है कि अगर कोई प्रिजनर किसी कैदी को हम अगर जेल में रखना चाहते हैं तो उसे 24 आवर्स में, हमारे इंडिया में है रूल 24 आवर्स में हमें कोर्ट के सामने पेश करना होता है, एंड देन जो कोर्ट डिसाइड करती है वो होता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप किसी प्रिजनर को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए डायरेक्टली जेल में डाल सकते हो। तो ये एक बहुत अनजस्ट लॉ था, बहुत इनजस्टिस था लोगों के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी। इवन अगर उन्हें किसी पे शक भी होता है तो विदाउट ट्रायल उसे सीधा जेल में डाल सकती थी, और सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए। तो क्या हुआ ना कि ये जो हमने देखा सत्याग्रह किए थे 3 महात्मा गांधी जी ने, 1917 में 2 और 1918 में 1, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो इनके सक्सेस के बाद महात्मा गांधी जी ने सोचा कि 1919 में हम एक पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा नेशन वाइड सत्याग्रह का मूवमेंट करेंगे, यानी एट अ टाइम हर जगह पे सत्याग्रह होगा। तो ये उन्होंने सोचा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे बाय ऑर्गेनाइजिंग अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो इसमें क्या होने वाला था, रैलीज निकलने वाली थी सिटीज़ में, रेलवे वर्कशॉप जो थे वो बंद होने वाले थे, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे रेलवे, टेलीग्राम वगैरह ये सब बंद होने वाला था, शॉप्स बंद रहने वाली थी। हड़ताल का मतलब तो यही होता है। तो ये सब उन्होंने डिसाइड किया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सोचा कि अब हम ये अगर रैलीज़ कर रहे हैं, भले पीसफुल वे में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करने से रोकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो नेशनलिस्ट थे इंडिया में उन्हें अमृतसर से उठा लिया गया, उठा के सीधा जेल में डाल दिया गया, उनकी गलती हो या ना हो। देन महात्मा गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, 10 अप्रैल को जब एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था तो वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि अगर आप पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर अगर आप फायरिंग स्टार्ट कर दोगे, उन्होंने कुछ वायलेंस नहीं किया है फिर भी, तो गुस्सा आएगा। एंड देन उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया कि लोगों ने फिर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, पूरा तोड़फोड़ करना
शुरू कर दिया और जो मार्टियल लॉ था वो इम्पोज हो गया। जनरल डायर को कमांड दे दी गई और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 13 अप्रैल को सबसे फेमस जो हमारे यहाँ पे इवेंट होता है, बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है लेकिन फिर भी हम सब उसके बारे में जानते ही हैं, जलियांवाला बाग जो इवेंट था वो हुआ। तो जलियांवाला बाग में हुआ क्या था उस दिन, वहाँ पे एक बैसाखी का फेयर होने वाला था, मेला, बैसाखी का मेला। बहुत सारे जो लोग थे वो बाहर से आए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि मार्टियल लॉ जो है वो इम्पोज हो चुका है और कुछ लोग जो थे वो गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए आए हुए थे। बट जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स या एग्जिट पॉइंट्स थे उन सबको ब्लॉक कर दिया एंड देन ओपनली फायर कर दिया सब लोगों के ऊपर। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई उस दिन, जो इनोसेंट थे उन्होंने भी जान गंवाई और जो अपोज करने के लिए आए हुए थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। उनके पास एक ओपन लेटर था जिसमें लिखा हुआ था प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट सो दैट जो सत्याग्रहीज हैं उनमें एक डर फैले कि वो आगे चल के सत्याग्रह ना करें। तो जैसे जैसे ये जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ थी वो फैली, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश आ गया, लोग रास्तों पे उतर गए, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लग गए पुलिसमैन और लोगों के बीच में। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा टेररिज्म काइंड ऑफ फीलिंग जो थी वो फैल गई, बहुत ख़राब माहौल हो गया। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत गंदे वे में इसका बदला लिया। उन्होंने लोगों को अपनी नाक रगड़ने लगाई, सल्यूट करने लगाया सारे साहब लोगों के सामने। एंड बहुत सारे जो विलेजेस थे, जिसमें एक एग्जांपल दिया है गुजरानवाला पंजाब में जो अभी पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे लोगों विलेज को लिटरली बॉम्ब कर दिया उन्होंने, वहाँ पे बॉम्ब फेंक दिए गए। सो ये बहुत गंदा उनका काम था कि इतना सब कुछ उन्होंने किया। और जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ जा रहा है उनका मूवमेंट, उन्होंने वो जो मूवमेंट था वो बैक ऑफ कर दिया, पीछे खींच लिया। तो रॉलेट एक्ट जो था वो भले ही बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च हुआ था लेकिन वो फिर भी लिमिट हो गया था सिटीज़ और टाउन्स तक। तो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि उन्हें और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसे लॉन्च करना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका हो सकता है कि अगर वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक कर दें तो ये हो सकता है। तो जो एक खिलाफत कमेटी जो फॉर्म हुई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में, उसमें सब यंग मुस्लिम्स थे जिसमें 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो महात्मा गांधी जी उन दोनों भाइयों से बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे वो साथ में आ सकते हैं। एंड देन खिलाफत और स्वराज दोनों जो भी उनके मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, उन्हें वो साथ में मिलके अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट चला सकते हैं। देन हमारा जो थर्ड सब टॉपिक है वो है वाई नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन ही क्यों? क्यों सिर्फ नॉन कॉपरेशन? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, 1909 में वो बुक लिखी गई थी। तो उन्होंने उसमें बताया था कि इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया तो वो इंडियंस के कॉपरेशन के साथ आया और वो इतने सालों तक हमारे इंडिया में रूल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं। तो अगर इंडियंस जो है वो नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दे, उनको कोई कॉपरेशन ना दे, तो विद इन अ ईयर हम लोग जो उनका रूल है वो ख़त्म कर सकते हैं। देन कैसे होगा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो गांधी जी का मानना ये था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ये करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल्स देती है राइटर्स को, म्यूजिशियंस को या अलग अलग कोई भी एजुकेशनिस्ट जो होते हैं उन सबको, तो हमें उन सारे टाइटल्स को जो है वो सरेंडर कर देना है। देन उनकी जो सिविल सर्विसेज है वो सब ख़त्म कर देनी है। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, ये सब जो वो लोग चलाते हैं ये सब हमें ख़त्म करना है। हमें अपने सब कुछ स्टार्ट करने हैं, स्कूल्स भी अपने शुरू करने हैं, अपने कोर्ट्स एंड काउंसिल्स बनाने हैं, सब कुछ अपना करना है। और फिर भी अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग हम पे अगर रिप्रेस करते हैं, हमें डराने की कोशिश करते हैं, तो हम एकदम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बट ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ ना, जो मंथ्स थे सितंबर टू दिसंबर, इन कुछ महीनों में कांग्रेस की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था लोगों को भी, जो अपोनेंट्स थे वो भी और जो सपोर्टर्स थे उनको भी डर लगने लग गया था कि कैसे होगा सब कुछ। लेकिन फिर नागपुर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और उसके बाद फाइनली जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है उसे अडॉप्ट कर लिया गया। अब ये कैसे हुआ,
कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ होता गया, कौन कौन जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे वो साथ में आए और नॉन कॉपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया, वो सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।